आज हम स्पीकिंग को देखेंगे जो लैंग्वेज स्किल्स के अंडर आता है। लैंग्वेज स्किल्स का मतलब है अगर आप एक लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, एक भाषा को सीखना चाहते हैं या फिर कह सकते हो एक लैंग्वेज पे अगर आप प्रोफिशिएंट बनना चाहते हैं तो क्या क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए। तो लैंग्वेज स्किल्स के अंडर आते हैं आपके 4 पॉइंट, दैट इज LSRW। ये आपके 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर आप एक लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आपको बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए। जनरली क्या होता है, हम लोग उतना लिसनिंग को ध्यान नहीं देते हैं, पर अगर आप कोई स्पोकन इंग्लिश कोर्स अगर किए होगे तो वहीं पे आप एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो पहला जो 5-10 दिन रहता है जो पूरे कोर्स का, वहीं पे आपको बताया नहीं जाता है कि किस तरीके से आप इंग्लिश बोलोगे। पहला जो 5-10 दिन रहता है सिर्फ आपको हेडफोन के जरिए आपको सिर्फ सुनाते हैं, मतलब कोई इंग्लिश पे बात करता रहता है और आपको सिर्फ सुनाया जाता है ताकि आप इंग्लिश के हर एक वर्ड को आप रिकॉग्नाइज कर सको और एक चीज़ आप सही से पहचान जाओ कि किस तरीके से उस लैंग्वेज को बोला जाता है। लिसनिंग एबिलिटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं। ओके, जनरली क्या होता है, स्कूल पे हम लोग रीडिंग और राइटिंग के ऊपर ही ध्यान देते हैं। अब याद करो, जब हमको स्कूल पे इंग्लिश पढ़ाया जाता था तो जनरली रीडिंग और राइटिंग के ऊपर ही ज़्यादातर ध्यान दिया जाता था, क्योंकि जो रीडिंग और राइटिंग है इसी से ही हमारा एग्जाम का रिलेशन रहता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ना रहता है, फिर क्वेश्चन के सवाल भी हमको लिखना रहता है। तो इसलिए रीडिंग और राइटिंग के ऊपर ज़्यादातर स्कूल पे ध्यान दिया जाता है। लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए आजकल सबको इंग्लिश पढ़ना आता है, लिखना आता है, पर जब बोलने का टाइम आता है तो सब कोई पीछे हट जाता है, क्योंकि स्कूल पे हमारा जो स्पीकिंग जो स्किल है उतना ध्यान नहीं दिया गया था। ओके, स्पीकिंग के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। अगर आप एक लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं या फिर एक लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंट बनना चाहते हैं तो आपको इन चारों स्किल्स को आपको डेवलप करना होगा, और वो भी इक्वल तरीके से। ऐसा नहीं कि सिर्फ रीडिंग और राइटिंग को ध्यान देंगे, लिसनिंग और स्पीकिंग को ध्यान नहीं देंगे। आपको चारों स्किल्स को डेवलप करना होगा और वो भी इक्वल तरीके से। और एक चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो लैंग्वेज स्किल्स है ये जनरली फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर ही अप्लाई होता है, क्योंकि खुद का जो मदर टंग रहता है वो सबको बोलना, लिखना, पढ़ना आता है। तो ये जो लैंग्वेज स्किल्स है ये फॉरेन लैंग्वेज के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो आज हम इंग्लिश पेडागोजी के बारे पे बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे पे ही हम लोग बात करेंगे। पर इस लैंग्वेज स्किल पे आप कोई सा भी फॉरेन लैंग्वेज को आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लो आप तेलुगु सीखना चाहते हैं तो तेलुगु आपके लिए फॉरेन लैंग्वेज है, तो आपको ये चारों स्किल्स आपको डेवलप करना होगा। जैसे आपको तेलुगु पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए, और लिसनिंग एबिलिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम इंग्लिश पेडागोजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इंग्लिश के बारे पे ही बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, इंट्रोडक्शन पे ये बोला गया है कि स्पीकिंग स्किल्स आर डिफाइंड एज द स्किल्स विच अलाउ अस टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। अगर आपको इंग्लिश बोलना अच्छे तरीके से आता है तो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप अच्छे से लोगों को बोल पाओगे, अपने इमोशन को लोगों के साथ एक्सप्रेस कर पाओगे, और आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट भी कर पाओगे। जैसे जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो वो लोग देखना प्रिंसिपल के सामने, ऐसे जो डायरेक्टर रहते हैं, ऐसे जनरली ये सीबीएसई स्कूल पे होता है, क्योंकि अगर आप अपने ही स्टेट लैंग्वेज स्कूल पे अगर पढ़ रहे हो तो वहीं पे तो अपने स्टेट लैंग्वेज ही बोला जाता है। जनरली सीबीएसई आईसीएसई मीडियम पे मतलब ये बच्चे लोगों को एनकरेज किया जाता है कि आप इंग्लिश पे ही बात करो। तो देखना जिन बच्चे को इंग्लिश नहीं आता है तो वो लोग जब प्रिंसिपल को देख लेते हैं या फिर और स्कूल के कोई मैनेजिंग डायरेक्टर को देख लेते हैं तो थोड़ा चुप रह जाते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आता है। तो वो लोग थोड़ा डरते हैं कि अगर कोई पूछ लेगा तो फिर इंग्लिश पे फिर उनको आंसर देना होगा, तो वो लोग थोड़ा चुप रह जाते हैं। तो आपको स्पीकिंग जो स्किल है उसको भी डेवलप करना होगा। ओके, तभी आप लोगों के साथ आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओगे। दे गिव अस द एबिलिटी टू कन्वे इन्फॉर्मेशन वर्बली एंड इन ए वे दैट द लिसनर कैन अंडरस्टैंड। तो आपको इस तरीके से अपने स्पीकिंग स्किल को डेवलप करना होगा कि आप इस तरीके से बोलो कि लोगों को वो समझ में भी आए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही मतलब फैसिनेटिंग वर्ड पे आप इंग्लिश को बोल रहे हो कि वो लिसनर को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आपको अपनी स्पीकिंग स्किल इस तरीके से डेवलप करना होगा कि वो लिसनर को समझ में भी आए और आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को बता भी पाओ। नेक्स्ट है, लाइक लिसनिंग स्पीच इज ऑल्सो अ प्राइमरी स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग। जिस तरीके से लिसनिंग एक स्किल है उसी तरीके से स्पीकिंग भी एक स्किल है, और दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ओके, दोनों इंटर रिलेटेड हैं, और एक स्किल डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर। बोथ ऑफ देम आर यूज कंटिन्यूसली इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस।
एक कम्युनिकेशन प्रोसेस पे दोनों लगातार यूज होते रहते हैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं स्पीकर हूँ और आप लिसनर हो, अगर आप बोलोगे तो आप स्पीकर बन जाओगे और मैं लिसनर बन जाऊंगी। तो दोनों जो है उनका रोल जो है वो चेंज होता रहता है इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, द प्राइमरी पर्पज ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। तो एक लैंग्वेज को हम लोग सीखते क्यों हैं, क्या उनका प्राइमरी पर्पस रहता है, मतलब क्या हमारा प्राइमरी पर्पस रहता है, वो है आपका कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन दो टाइप के रहते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ओरल मतलब अभी जैसे मैं आपको बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो इसे कहा जाएगा ओरल कम्युनिकेशन। यूजिंग द लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, जब आप एक लैंग्वेज को स्पीच के तरीके से जब आप यूज कर रहे हो तो उसे कहा जाएगा ओरल कम्युनिकेशन। और जब आप एक लैंग्वेज को लिख रहे हो तो उसे कहा जाएगा रिटन कम्युनिकेशन। जैसे आप एग्जाम पे लिखते हो, लेटर पे लिखते हो, एप्लीकेशन पे लिखते हो, तो उसे कहा जाएगा रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखो, फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, ये दोनों टर्म को आप सुने होंगे। तो आप कब कहते हो कि उसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि उसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक लैंग्वेज को अच्छे से बोल पा रहा है, अच्छे से लिख पा रहा है, स्पेशली फॉरेन लैंग्वेज, तो देखो यहीं पे क्लियरली लिखा गया है कि स्पेशली फॉरेन लैंग्वेज। अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज को अच्छे से बोल पा रहे हो, अच्छे से लिख पा रहे हो, तो उसे कहा जाता है कि आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है। देखना, कुछ लोग इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, तो इसका मतलब है उनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है। तो देखो यहीं पे डायरेक्टली लिखा गया है कि फॉरेन लैंग्वेज, क्योंकि खुद का जो मदर टंग रहता है वो सबको अच्छे से बोलना आता है, सबको अच्छे से लिखना भी आता है। तो अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज को अच्छे से बोल पा रहे हो, अच्छे से अगर लिख पा रहे हो, वेल एंड विथ कंसिडरेबल ईज, अगर आप एक सहजता से अगर आप बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो, तो उससे कहा जाता है फ्लुएंसी। मतलब आप जब बोल रहे हो ऐसा नहीं कि आप डर डर के बोल रहे हो या फिर बहुत ही सोच सोच के अगर आप लिख रहे हो, तो उसे नहीं कहा जाएगा कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी है। अगर आप सहजता से अगर लिख पा रहे हो, अगर बोल पा रहे हो, तो तभी ही कहा जाएगा कि आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है। ओके, द एबिलिटी टू डू समथिंग स्किलफुली विदाउट मेकिंग मिस्टेक इज नोन एज एक्यूरेसी। अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज को बोल रहे हो और वो भी कोई बिना गलती किए, तो उसे कहा जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। सो स्पीकर ऑफ इंग्लिश शुड बी बोथ फ्लुएंट एंड एक्यूरेट वाइल स्पीकिंग द लैंग्वेज। तो जो इंग्लिश स्पीकर हैं उनकी फ्लुएंसी भी अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डेवलपिंग फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इन द पीपल स्पीच। तो आप किस तरीके से अपने स्टूडेंट के फ्लुएंसी और एक्यूरेसी को डेवलप करोगे। इन ऑर्डर टू डेवलप फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी इन द स्पीच ऑफ द पीपल, द टीचर कैन टेक अप द फॉलोइंग एक्सरसाइज इन द क्लास। तो ये सारे एक्टिविटी आप क्लासरूम पे करवा सकते हो अगर आप अपने स्टूडेंट के फ्लुएंसी और एक्यूरेसी को डेवलप करना चाहते हैं। ओके, सो पहला है आपका रोल प्ले, पेयर वर्क एंड ग्रुप वर्क। रोल प्ले मतलब आपको पता होगा कि सबको एक एक रोल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपके रोल का जो डायलॉग है आप बोलोगे, क्योंकि वो लोग जब उस डायलॉग को बोलेंगे तो उनकी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों डेवलप होगी। पेयर वर्क पे अगर काम करेंगे, क्योंकि अगर आप उनको एक टॉपिक दे दोगे और बोलोगे कि इस टॉपिक के बारे पे बात करो, तो जब वो लोग बात करेंगे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट भी होंगे, तो वहीं से उनकी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी डेवलप होगी। ग्रुप पे भी आप ये काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन डिबेट। तो आप बच्चों को एनकरेज करो कि वो लोग डिबेट कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करें। डिस्कशन ऑन ए टॉपिक, आप एक टॉपिक दे दो बच्चों को और बोलो कि इस टॉपिक पे डिस्कशन करें, क्योंकि जब वो लोग बातें करेंगे उस फॉरेन लैंग्वेज पे तो उनकी जो फ्लुएंसी और एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगी। वाइल कंडक्टिंग ऑल दिस डिफरेंट एक्टिविटी इन द क्लास, द टीचर शुड एक्ट एज ए फ्रेंड, गाइड एंड द मॉनिटर। तो ये सारी एक्टिविटी जब क्लासरूम पे हो रही है तो टीचर का काम है कि वो बस एक फ्रेंड, गाइड और मॉनिटर की तरह ही वो एक बिहेव करें। ऐसा नहीं कि उनको मतलब कोई गलती कर रहा है तो उसको डांटे भड़के, ऐसा नहीं करना है। बस एक फ्रेंड, गाइड और मॉनिटर की तरह ही बिहेव करें, क्योंकि फ्रेंड की तरह अगर बिहेव करेंगे तो बच्चे डरेंगे नहीं और अच्छे से बोल पाएंगे। अगर डराओगे धमकाओगे तो वो लोग बातें ही नहीं करेंगे। ओके, तो उनकी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी कभी डेवलप नहीं होगी। ही शुड सजेस्ट एंड गाइड देम व्हेनेवर ही फील्स दैट हिज नीड इज फेल्ड बाय द पीपल। तो टीचर का काम है कि जब टीचर को लगे कि नहीं अब बच्चे की मेरी ज़रूरत है, तो तभी ही वो बिहेव करें। ओके, तभी ही उनको हेल्प करें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पीच। तो यहीं पे गलती है, स्पेलिंग गलती है। टाइप्स ऑफ स्पीच, तो क्या क्या टाइप्स हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। कम्युनिकेशन दो टाइप्स के रहते हैं, नेमली ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। तो जो ओरल कम्युनिकेशन है जिसे हम लोग कहते हैं स्पीच, मतलब अभी जैसे मैं बोल रही हूँ आपको, सो इसे कहा जाएगा ओरल कम्युनिकेशन।
और स्पीच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। तो ओरल कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स हम देखेंगे। सो ओरल कम्युनिकेशन के 3 टाइप्स हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। तो देखो सोशल कम्युनिकेशन, नाम से पता चल रहा है सोशल कम्युनिकेशन, यानी जब आप सोसाइटी के किसी ग्रुप के साथ जब आप बातचीत करते हो तो उसे कहा जाता है सोशल कम्युनिकेशन। जब आप 5, 10, 15 लोगों के साथ जब आप बातचीत कर रहे हो तो उसे कहा जाता है सोशल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब देखो ये भी नाम से पता चल रहा है, जब आप एक टाइम पे बहुत लोगों के साथ जब आप कनेक्ट हो रहे हो, जब आप बातचीत कर रहे हो तो उसे कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी आप एक टाइम पे आप बहुत लोगों के साथ आप बातचीत कर रहे हो। रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, मतलब एक टाइम पे आप बहुत लोगों के साथ आप कनेक्ट हो पा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन पे आते हैं आपके 2 टाइप्स, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल। तो देखो इंटर, तो आप ये चीज़ सुने होंगे कि इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन। तो इंटर का मतलब क्या है, मतलब जब 2 लोग आ जाते हैं, ओके। तो इंटरपर्सनल लिखा गया है, तो जब 2 लोग बात करेंगे तो उसे कहा जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इंट्रा। इंट्रा मतलब कभी कभार हम लोग खुद से भी बात कर लेते हैं कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, तो उसे कहा जाएगा इंट्रा पर्सनल, मतलब आप यहीं पे खुद से ही बातचीत कर रहे हो, ओके। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्पीच। तो ये जो टाइप्स ऑफ स्पीच है ये आपके जयम सीरीज पे नहीं दिया गया है। जो आपका जो जयम सीरीज का जो बुक है, जो आंध्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो फॉलो करते हैं, ये बुक पे टाइप्स ऑफ स्पीच ये नहीं दिया गया है। मैं इस चीज़ को एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, बहुत ही ईजी है, आप इस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट देखो क्या क्या टाइप्स ऑफ स्पीच है। इंफॉर्मेटिव स्पीच, इंफॉर्मेटिव का मतलब है, तो देखो नाम से पता चल रहा है इंफॉर्मेटिव स्पीच, यानी जब बात ही इसलिए हो रही है कि ताकि लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा सके, तो उसे कहा जाता है इंफॉर्मेटिव स्पीच। जैसे आप टीवी देखते हो, रेडियो सुनते हो, तो यहीं पे क्या है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो आपको बोल के बस बता रहे हैं। जैसे टीवी हम लोग देखते रहते हैं तो वहीं पे मतलब ऐसे बोलते हैं कि आज प्रधानमंत्री वहीं पे गए, वहाँ की वो किए, आज वेदर का रिपोर्ट ये है, आज उस इलाके पे एक एक्सीडेंट हो गया, मतलब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो बस बोल के आपको बता रहे हैं, ओके। देखो नाम से ही पता चल रहा है इन्फॉर्मेटिव, मतलब आपको बस इन्फॉर्म किया जा रहा है, वो भी बोल के। नेक्स्ट है डेमॉन्स्ट्रेटिंग, ये भी देखो नाम से पता चल रहा है डेमॉन्स्ट्रेटिंग। डेमॉन्स्ट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ चीज़ दिखाया भी जा रहा है साथ ही साथ, मतलब बोलने के साथ साथ कुछ चीज़ दिखाया भी जा रहा है। जैसे सब कोई कुकिंग शो देखते होंगे, तो कुकिंग शो पे क्या होता है, मतलब जो खाना बनाते रहते हैं वो मतलब बात भी करते रहते हैं और साथ ही साथ आपको दिखाते भी रहते हैं। जैसे अभी हम लोग नमक डालेंगे, अभी धनिया डालेंगे, तो बातचीत भी हो रही है और उसके साथ साथ कुछ मतलब दिखा भी जाया रहा है, ओके, दिखाया भी जा रहा है, तो उसे कहा जाता है डेमॉन्स्ट्रेटिंग स्पीच। नेक्स्ट है परसुएसिव स्पीच। परसुएसिव का मतलब होता है जब कोई कुछ बोल रहा है और वो इस इंटेंशन के साथ बोल रहा है कि वो जो सेकंड पर्सन है उसके मन में कोई इमोशन पैदा हो सके। जैसे हम लोग जब एडवर्टाइजमेंट देखते रहते हैं, मान लो आप कोई कॉस्मेटिक्स, कोई मतलब कोई क्रीम का एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, तो वहीं पे क्या है, मतलब वो लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि इस क्रीम को खरीदो, 2 महीने पे आप पूरे हो जाओगे, ऐसी जब बातें करते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है, जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ, ताकि मेरे मन में कोई इमोशन पैदा हो सके कि मैं उस चीज़ को खरीद लूँ, तो उससे कहा जाता है परसुएसिव स्पीच, ओके। नेक्स्ट है एंटरटेनिंग। नाम से पता चल रहा है कि हम लोग जब एंटरटेन करने के लिए जब हम बातचीत करते हैं, जैसे कपिल शर्मा सो सबको ही जानते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने बात से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, ओके, तो उसे कहा जाएगा एंटरटेनिंग स्पीच। नेक्स्ट देखो फोर स्पीकिंग स्किल है, तो ये भी आपके जेम सीरीज के बुक पे नहीं है। तो 4 एलिमेंट हैं, फ्लुएंसी, वोकेबलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। तो देखो फ्लुएंसी को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप एक फॉरेन लैंग्वेज को अच्छे से बोल पा रहे हो, अच्छे से अगर लिख पा रहे हो, तो उसे कहा जाता है कि आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी है। वोकेबलरी का मतलब होता है, वोकेबलरी का मतलब होता है शब्द भंडार। तो देखना कुछ लोग बहुत इजी वर्ड को पिक करते हैं अपने, जब जब अपने लैंग्वेज को बोलते हैं, पर देखना कुछ लोग इंग्लिश जब बोलते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा अच्छा वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग स्कूल टाइम पे थे, सब कुछ चीज़ को बारिश कहते थे, मतलब कम अगर बारिश हो रही तो उसे भी बारिश कहते हैं, और बहुत ज़ोर से अगर बारिश हो रही है तो उसे भी रेनिंग ही कहते हैं। पर अगर आप ठीक से अगर आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं
तो देखना, जो इंग्लिश अच्छे से बोलते हैं वो लोग कम कम बारिश को डिजलिंग कहते हैं, और बहुत अगर बारिश हो रही तो उसे कहा जाता है कि इट इज़ पॉरिंग। तो ऐसे आप अच्छे अच्छे वर्ड को आप इस्तेमाल करो, तभी आपको लोग बोलेंगे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट है ग्रामर। मतलब जब भी आप इंग्लिश को बोल रहे हो तो कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन, यानी जब भी आप बोल रहे हो इंग्लिश को तो कोई भी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, ये आपके 4 स्पीकिंग स्किल्स हैं। सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग, अगर आप अपनी स्पीकिंग को ठीक करना चाहते हैं तो क्या क्या और स्किल्स, यानी और क्या क्या सब स्किल आपको डेवलप करने होंगे। पहला है प्रोड्यूसिंग स्पीच साउंड इन एन इंटेलिजिबल मैनर, यानी आप इस तरीके से अपनी स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करो कि वो लोगों को समझ में आए। क्योंकि देखना, कुछ लोग इंग्लिश ऐसा बोलते हैं, मतलब इतना हवा भर के मुंह पे बोलते हैं कि वो लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो अगर कोई समझ ही नहीं पा रहा है आपकी लैंग्वेज को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीच साउंड को प्रोड्यूस करो कि वो लोगों को समझ में आए। ओके, यूजिंग प्रॉपर वर्ड स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, यानी रिदम को मेंटेन करो, और जो स्ट्रेस, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको स्ट्रेस दे के बोलो। ओके, नेक्स्ट है कन्वेइंग आइडियाज़ इन ए प्रॉपर सिक्वेंशियल मैनर। अगर कोई स्टोरी किसी को बता रहे हो तो उसको ट्राई करो कि एक सिक्वेंशियल मैनर पे आप उसको प्रेजेंट करो। ओके, नेक्स्ट है यूजिंग सेंटेंसेस एट ए रीजनेबल स्पीड। बहुत भी आपको फास्ट नहीं बोलना है या फिर बहुत धीरे धीरे भी आपको बोलना नहीं है, एक रीजनेबल यानी एक नॉर्मल स्पीड एक बना के रखो। नेक्स्ट है इवोकिंग सुइटेबल रेस्पॉन्सेस इन द लर्नर, यानी आप अपनी बात को इस तरीके से लोगों को बोलो कि वो लोगों के मन में एक इमोशन पैदा कर सके। जैसे अगर आप किसी को बोल रहे हो कि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो इस तरीके से बोलो कि वो लोगों को मतलब लगे कि हाँ सच्ची में आज इसकी तबीयत खराब है। ओके, नेक्स्ट है यूजिंग अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन इन अकॉर्डेंस विद द सिचुएशन। मतलब सिचुएशन के हिसाब से ऐसा कुछ कुछ टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक्सक्यूज मी, थैंक यू, गुड बाय, डजेंट मैटर एंड वेलकम। मतलब इस ऐसा वाला अगर वर्ड अगर आप यूज़ करोगे तो मतलब लोगों को भी लगेगा कि अच्छा हाँ सच्ची में इसको इंग्लिश आती है। नेक्स्ट देखो, टेक्निक्स ऑफ एंड मटेरियल्स फॉर टीचिंग स्पीकिंग, यानी क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या मटेरियल्स आप क्लासरूम पे अप्लाई करोगे जिससे बच्चों की जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप होगी। तो पहला जो सबसे इजी है, टॉक पार्टनर्स, यानी आप बच्चों को बोलोगे कि इंग्लिश पे बस बातें करें, क्योंकि जब आप बात करेंगे मतलब 1 2 दिन 4 दिन गलती होगा पर बाद में अपने आप ही उनकी जो लैंग्वेज है वो सही हो जाएगी। तो इनसे उनकी फ्लुएंसी डेवलप होगी, एक्यूरेसी डेवलप होगी, और जो स्पीकिंग स्किल है वो अल्टीमेटली डेवलप हो जाएगी। सेकेंड है आपका डिबेट। डिबेट मतलब आप बच्चों को बोलो कि स्कूल पे जो डिबेट कंपटीशन जो करवाया जा रहा है, जो ऐसे कंपटीशन करवाया जा रहा है उनमें वो लोग पार्टिसिपेट करें। ओके, जीत हार की वो सेकेंडरी वाली बात है, पर पहले उनको बोलो कि वो लोग पार्टिसिपेट लिस्ट करें। ओके, नेक्स्ट है फोटोज़ एंड पेंटिंग्स। मतलब आप उनको एक फ़ोटो दे दोगे या फिर एक पेंटिंग दे दोगे और उनको बोलोगे कि इंग्लिश पे उन सारे एलिमेंट्स को वो लोग समझाएं। जैसे मान लो अगर आप एक विलेज की पेंटिंग उनको उनको दे दिए तो उनको आप बोलो कि इंग्लिश पे इस विलेज पे जो जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है उन सारी चीज़ को आप एक्सप्रेस करो। ओके, तो यहीं से उनकी जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग। आप उनको बोलो कि इंग्लिश पे एक स्टोरी बोलेंगे। नेक्स्ट है रोल प्ले। मतलब एक एक उनको रोल दे दोगे। जैसे इंग्लिश पे अगर कोई चैप्टर है, कोई फैमिली का अगर कोई चैप्टर है तो क्लास के किसी भी बच्चे को आप फादर बना सकते हो, मदर बना सकते हो, किसी को डॉटर बना सकते हो, ग्रैंडफादर, ऐसा ऐसा बना दो। और फिर बुक पे जो जो डायलॉग है उनको बोलो कि वो डायलॉग वो लोग बोले। ओके, तो इनसे क्या होगा, उनकी जो एक्यूरेसी है, जो फ्लुएंसी है वो डेवलप होगी। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। मतलब बच्चों को ग्रुप पे पहले बांट दो, फिर उनको एक एक टॉपिक दे दो और बोलो कि बस वो टॉपिक के बारे पे बात करेंगे। ओके, क्योंकि जब वो लोग बात करेंगे तो बहुत सारे बीच पे आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, तो उनसे उनकी जो फ्लुएंसी है, जो एक्यूरेसी है, और अल्टीमेटली उनकी जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। लास्ट है आपका फाइंडिंग सॉल्यूशन। मतलब उनको आप ज़बरदस्ती एक प्रॉब्लम पे डाल दो या फिर एक प्रॉब्लमेटिक एक क्वेश्चन बोल दो और बोलो कि इसका हल निकालो। तो जब वो लोग उस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे तो अपने पार्टनर के साथ, अपने क्लासमेट के साथ बातचीत करेंगे, तो उनसे उनकी जो स्पीकिंग स्किल है वो डेवलप होगी। ओके, तो ये सारा एक्टिविटी जब भी आप क्लासरूम पे करवा रहे हो तो उनको बोलो कि इंग्लिश पे ही बात करें, या फिर जो भी फॉरेन लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हैं उस फॉरेन लैंग्वेज पे ही बातचीत करें। नेक्स्ट देखो, टास्क फॉर डेवलपिंग स्किल। तो क्या क्या और क्या क्या टास्क आप क्लासरूम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं पे हम 2 ग्रुप को देखेंगे। पहला है पेयर वर्क एक्टिविटी, यानी दो दो मतलब जोड़े पे बात एक्टिविटी होगी।
और एक है ग्रुप वॉक एक्टिविटी, मतलब ग्रुप पे, मतलब 5-10 लोग ऐसे करके वो लोग एक्टिविटी करेंगे। पेयर वर्क, देखो नाम से पता चला जोड़े पे काम करेंगे, मतलब बच्चों को जोड़े जोड़े पे आप डिवाइड कर दो, मतलब 2-2 बच्चों को आप डिवाइड कर दो। फिर आप जब आप पेयरिंग पे ले आए बच्चों को, तो क्या क्या आप एक्टिविटी करोगे। तो पहला आपका एक्टिविटी है पेयरिंग वर्ड। तो देखो मान लो मैं और आप खेल रहे हैं क्लासरूम पे, ओके। तो मेरे को ऐसा एक सेट ऑफ वर्ड दिया जाएगा और आपको एक सेट ऑफ एक वर्ड दिया जाएगा, ओके। मान लो आपको ये दिया गया और सपोज मान लो ये मेरे को दिया गया और ये आपको दिया गया, ओके। तो पहले मैं आपको बोलूँगी कि डॉग, मान लो मैं आपको डॉग बोली, तो फिर क्या करोगे, आपका ये सेट ऑफ वर्ड्स है, तो आप उनमें से ढूंढोगे कि डॉग करता क्या है। तो आपको पता चल गया कि डॉग बार्क करता है, तो आप बोलोगे डॉग बार्क, ओके। फिर मैं बोलूँगी लायन, फिर आप बोलोगे, फिर आप इन सारे वर्ड्स से आप स्कैन करोगे कि लायन करता क्या है। तो आपको पता चल गया कि लायन रोअर करता है, तो आप बोलोगे कि लायन रोअर। तो इससे क्या होगी, मेरी भी स्पीकिंग एबिलिटी डेवलप होगी और आपकी भी डेवलप होगी, और इससे लिसनिंग एबिलिटी भी डेवलप होगी, क्योंकि आप मेरी बात अच्छे से सुनोगे कि ये क्या बोली। क्योंकि जब जैसा मैं बोलूँगी फिर आपको फिर ढूंढना भी है कि वो एनिमल करता क्या है, तो इससे लिसनिंग एबिलिटी भी डेवलप होगी और स्पीकिंग जो एबिलिटी है वो भी डेवलप होगी। सो नेक्स्ट हमारा जो पेयरिंग एक्टिविटी है वो है स्पॉट द डिफरेंस। मुझे लगता है ये सबसे अच्छा पेयरिंग वाला एक्टिविटी है, क्योंकि कुछ बच्चे क्लासरूम के बहुत ही लेजी टाइप के रहते हैं, पर जब कोई वीडियो की बात आ जाती है, जब कोई इमेज की बात आ जाती है, तो सडनली स्टूडेंट्स एक्साइट हो जाते हैं। तो ये वाला चीज़ आप क्लासरूम पे करवा सकते हैं। तो देखो क्या क्या करोगे, क्योंकि पेयरिंग वाला एक्टिविटी चल रहा है तो बच्चे जोड़े पे ही होंगे क्लासरूम पे। तो मान लो आप और मैं आगे, ओके, ये मैं हूँ और ये आप हैं, ओके। तो हम दोनों को ऐसा दो इमेज दिया गया जो दिखने में सेम लग रहा है पर एक्चुअल पे वो है नहीं, ओके। तो हम दोनों बातचीत करेंगे। जैसे मैं बोली कि मेरे इमेज में 3 मधुमक्खी हैं, आप बोलोगे कि मेरे में तो सिर्फ 2 ही हैं। फिर आप बोलोगे कि मेरे इमेज में एक फ्लावर भी है, मैं बोलूँगी मेरे में तो फ्लावर ही नहीं है। तो इस तरीके से देखो, मैं भी बोलूँगी और आप भी बोलोगे, तो दोनों की जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो डेवलप होगी, ओके। और जब भी हम लोग ये बातचीत करेंगे वो इंग्लिश पे ही बातचीत करेंगे, ओके। तो हमारा जो फॉरेन लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को हम लोग सीखना चाहते हैं, वो डेवलप होगी। नेक्स्ट देखो, गेटिंग टू नो इच अदर, यानी बच्चे तो जोड़े में ही होंगे। तो मान लो मेरे को ये फॉर्म दिया गया, तो मैं आपसे पूछूंगी, जैसे आपका नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, आपके पापा करते क्या है, माँ मम्मी का नाम क्या है, मम्मी करते क्या है। तो इस तरीके से मैं भी बोलूँगी और आप भी बोलोगे, तो दोनों की जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो डेवलप होगी। तो पेयरिंग एक्टिविटी पे आपके आते हैं 3 एक्टिविटी। पहला हम लोग देख लिए पेयरिंग वर्ड, मतलब जैसे डॉग था, डॉग क्या करता है, लायन क्या करता है, तो वो एक रहा। सेकेंड हम लोग देखें कि स्पॉट द डिफरेंस, मतलब डिफरेंस को हम लोग स्पॉट करेंगे। थर्ड है हमारा गेटिंग टू नो इच अदर। तो पेयरिंग जो एक्टिविटी था ये हमारा बस 3 ही था, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप वर्क एक्टिविटी, ग्रुप मतलब सबको पता होगा, मतलब जो क्लासरूम होंगे, क्लासरूम के बच्चे को आप ग्रुप पे आप डिवाइड कर दोगे, फिर आप वो सारी एक्टिविटी जो आप करना चाहते हैं, फिर आप वो सारी एक्टिविटी को आप करोगे। पहला है आपका रीचिंग कंसेंसस। देखो, रीच का मतलब क्या है, पहुंचना। कॉन्सेंसस का मतलब आपको एंड पे पता चल ही जाएगा, ओके। सो रीचिंग कंसेंसस पे आपके जो जैम सीरीज के बुक पे जो दिया गया है उसी एग्जाम्पल को ही मैं लूँगी। तो वहीं पे ये लिखा गया है कि मान लो आप टीचर हो और आप क्लासरूम पे गए और बच्चों को बोलोगे कि हम लोग ऊटी जाएंगे एक एजुकेशनल टूर के लिए। तो आपको जो जो चीज़ लगता है, मतलब आप बच्चों को बोलोगे कि हम लोग एक एजुकेशनल टूर पे जाएंगे, और आपको जो जो चीज़ लगता है कि मुझे वहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है, यानी ऊटी पे ज़रूरत पड़ सकती है, आप एक लिस्ट बनाओ। जैसे हम लोग भी कहीं बाहर जाते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं कि टूथब्रश लेंगे, टूथपेस्ट लेंगे, ऐसे हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। तो बच्चों को आप बोलोगे कि आप अपने हिसाब से एक एक लिस्ट बनाओ, फिर बच्चे अपना अपना एक एक लिस्ट बनाएंगे। फिर क्या करोगे, पेयरिंग पे ले आओगे बच्चों को, यानी जोड़े पे ले आओगे। सपोज मैं और आप आ गए जोड़े पे, ओके। तो मैं आपको बोलूँगी कि मैं अपने लिस्ट पे लिखी हूँ टूथब्रश, टूथपेस्ट, टॉवेल, ऐसे लिखी हूँ। मान लो आप टॉवेल को लिखना भूल गए हो, तो मैं आपको बोलूँगी नहीं, टॉवेल भी ज़रूरत पड़ सकती है वहीं पे, फिर आप अपने लिस्ट पे टॉवेल को लिख लोगे। तो वहीं से देखो हम दोनों एक एग्रीमेंट पे आ गए कि अच्छा नहीं नहीं, ये सारी चीज़ ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। फिर क्या होगा, फिर टीचर ग्रुप पे डिवाइड कर देंगे, ओके। फिर जब हम लोग ग्रुप पे आ जाएंगे, सपोज मान लो वाटर बॉटल है, वो ना मैं लिखी हूँ और ना आप लिखे हो, ओके।
तो फिर ग्रुप का जो और कोई बच्चा होगा वो सपोज बोला कि हमें वहीं पे एक वाटर बोतल की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर हमको भी लगेगा हाँ सच्ची में वाटर बोतल की ज़रूरत पड़ सकती है, फिर हम लोग अपने लिस्ट पे वाटर बोतल को लिख लेंगे। तो देखो, कंसेंसस का मतलब क्या है, आप एक एग्रीमेंट पे आ जाओगे, मतलब सब कोई मतलब जब एग्री कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हम लोग करेंगे तो उसे कहा जाता है कंसेंसस। ओके, रीचिंग कंसेंसस मतलब आप एक कंसेंसस पे पहुंचोगे, मतलब आप एक चीज़ को एग्री करोगे कि हाँ यही सारा चीज़ ही हम लोग लेंगे। क्योंकि जब आप ग्रुप ग्रुप पे आओगे, मतलब उनका जो फाइनल जो लिस्ट होगा कि वो सारे लोग एग्री करेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ हमें ज़रूरत पड़ सकता है और इन सारे चीज़ को हम लोग लेंगे। सपोज मान लो कोई बच्चा पिल्लो लिखा है, पर कोई और एक बच्चा बोलेगा कि नहीं पिल्लो की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तो पिल्लो को वो बच्चा काट देगा। तो देखो वहीं पे क्या है, मतलब एक एग्रीमेंट पे वो बच्चे आ रहे हैं कि हाँ यही सारे चीज़ ही हम लोग लेंगे अपने एजुकेशनल टूर पे। ओके, नेक्स्ट देखो एथिकल डिलेमा। तो यहीं पे आप बच्चों को एक एथिकल क्वेश्चन या फिर एक मोरल क्वेश्चन आप बच्चों को पूछोगे, और जब आप पूछोगे तो वो लोग उसी फॉरेन लैंग्वेज पे ही जवाब देंगे। तो उनसे क्या होगा, उनकी जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी डेवलप होगा और उनकी जो फॉरेन लैंग्वेज है वो भी डेवलप होगा। तो आप जब भी ऐसे एथिकल या फिर मोरल क्वेश्चन आप पूछ रहे हो क्लासरूम पे, तो थोड़ा ध्यान दे के ही क्वेश्चन पूछना। मतलब कोई क्वेश्चन पे ही कोई गलती मत करना। जैसे कुछ टीचर कास्ट सिस्टम रिलीजन के बारे में पूछ लेते हैं, तो ऐसा वाला बातचीत हमें क्लासरूम पे नहीं करना है जिससे बच्चे के दिमाग में और कुछ आ जाए। ओके, सो बहुत ही ध्यान दे के आप क्वेश्चन पूछना। और ये एक चीज़ देखना कि जब भी बच्चे आंसर दे रहे हैं तो बीच बीच पे कभी कभार आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं। तो आप मतलब देखो, आर्ग्यूमेंट एक लेवल का अच्छा भी है, पर आप ऐसा नहीं कि घर मतलब क्लासरूम पे झगड़ा हो जाए, तो वो आर्ग्यूमेंट के लेवल को भी आपको चेक करना चाहिए। ओके, एक टीचर को चेक करना चाहिए। थर्ड है आपका रिलेइंग इंस्ट्रक्शन। रिले रेस सब कोई बचपन पे खेले होंगे। रिले रेस पे क्या होता है, मतलब कोई कुछ बोलता है और हम लोग बस पास ऑन करते हैं। ओके, रिलेइंग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या सबको पता होगा। मान लो मैं एक ग्रुप पे हूँ और आप एक ग्रुप पे हो, तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैं बस आपको पास ऑन करूँगी कि ऐसा ऐसा चीज़ है, फिर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर आप और किसी ग्रुप को पास ऑन करोगे। तो रिले इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है आप बस पास ऑन करते हो। ओके, मतलब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं बस आपको पास ऑन करूँगी और आप उस चीज़ को करोगे। ओके, ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लो कम बच्चे हैं तो दो दो ही ग्रुप बनेंगे। जैसे मान लो मैं कोई बोली कि कोई मूवी ऐसे बोली, उस मूवी का बस नाम ही बोली, तो आप उस मूवी को मतलब मेरे इन्फॉर्मेशन के जैसे आप उस चीज़ को परफॉर्म भी कर सकते हो। ओके, रिले रेस मतलब आप उस इन्फॉर्मेशन को बस पास ऑन करोगे। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।